आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये दौर है दुनिया में युद्ध हो रही है और देश के अंदर फासीवाद रोज प्रतिदिन जो है अपना पंजा फैलाता जा रहा है। मौलिक अधिकार, सच बोलने का, अपनी बात को रखने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है, तो ऐसे वक्त में हम साहित्यकारों की जो जिम्मा है, वह जिम्मा क्या है? इन नीतियों का विरोध करना। और हमारी प्रेरणा कौन है? हमारी प्रेरणा है मुंशी प्रेमचंद, जो उस जमाने में जो लिखा उन्होंने, वह आज भी प्रासंगिक है। आज भी वह जो है, उन्होंने जो सामाजिक कुरीति के खिलाफ में, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ में, जो सामंतवाद के खिलाफ में, जो नारी की स्वतंत्रता के लिए, नारी के अधिकार के लिए इन सब बातों की चर्चा किया, वह तो आज दिखाई पड़ रहा है। आज आप देख सकते हैं किस प्रकार से मध्य प्रदेश में दलित बच्चों को स्कूल जाने से रोका गया। उन्हें कहा गया कि स्कूल तुम्हें, दलित लड़कियां थी, उन्हें जो है कहा गया क्या कि आप स्कूल नहीं जा सकते हैं, आपको स्कूल नहीं जाना है, आपको नहीं पढ़ना है। सोचिए 21वीं शताब्दी में है, दुनिया में लोकतंत्र की बात हो रही है और ऐसे वक्त में जब मौलिक अधिकार की बात हो रही है और ये मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो मेरे समझ से प्रेमचंद आज और ज़्यादा प्रासंगिक हैं। पहले जितना थे उससे ज़्यादा हैं। आज उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, उनके साहित्य को लोगों के बीच में ले जाने की ज़रूरत है। प्रेमचंद अपने समय के बहुत चर्चित कथाकार थे। अपनी 300 कहानियों से और लगभग 8 उपन्यासों से उन्होंने हमारे साहित्य को समृद्ध किया और उनके साहित्य में उनके समय का समाज और उनके समय के जीवन का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। अपने समय का तो प्रतिबिंब हैं ही वे कहानियाँ आगे चलकर आज भी हमें मार्गदर्शन करती हैं। उन्होंने जिन समस्याओं पर, जिन विडंबनाओं पर उंगली रखी थी, वे आज भी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं और उनकी रचनाएं हमें सोचने को प्रेरित करती हैं कि हमें इन स्थितियों से निकलना चाहिए। उनकी रचनाएं आज भी हमारे लिए प्रेरणास्पद हैं और प्रासंगिक हैं। देखिए, हम लोग के गांव समाज में अभी भी माने हम लोग चूँकि एक पीढ़ी के हैं, तो जब महासंकट या विपत्ति में आदमी फँसता है तो 2 गो आदमी को याद करता है, या तो भगवान को या अपना बूढ़ा-बुजुर्ग को। बूढ़ा-बुजुर्ग मतलब जिससे नीति ज्ञान मिलता है। और इस जहाँ आज हम एक बार फिर महाविपत्ति में घिरे हुए हैं पूरे सामाजिक और राष्ट्रीय तौर पर और निजी तौर पर भी लोग, तो प्रेमचंद की रचनाएँ हमें बिल्कुल सहारा देती हैं, हौसला देती हैं और बताती हैं कि जो पस मंज़र 1930 के समय, 1920 के समय था, प्रेमचंद जिन हालातों से मुठभेड़ करके लिख रहे थे और समाज को संज्ञान दिला रहे थे, वो और भी बद से बदतरीन हुआ है। तो ऐसे में प्रेमचंद की रचनाएँ हमारे लिए एक औज़ार हैं, सिर्फ मनोरंजन या पढ़ के मनोबल या शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वो औज़ार हैं। उनके एक-एक रचनाएँ, आप उनकी कहानी हिंसा परमो धर्म पढ़ लें, बिल्कुल मन ये जो आप अयोध्या वाला तमाशा है, वो हिंसा परमो धर्मो लिखी जा चुकी है, उसका जिसका हम लोगों ने काफ़ी मंचन किया। या उसी तरीके से हम जिस बाज़ारवाद से हम माने झुलस रहे हैं, तो हामिद का चिमटा जवाब देता, मेला उस समय भी था, बाज़ार उस समय भी था। लेकिन इंसानी मानवीय मूल्यबोध की जो अपनी ताकत होती है, वो प्रेमचंद बताते हैं कि यही मानवीय मूल्यबोध हमें बचाएगा। आज जिस तरीके से बाज़ारवादी, उपभोक्तावादी संस्कृति के आंधी में हमारी नई पीढ़ी फंसी हुई है, उस समय गाहे-बगाहे आत्महत्या की घटनाएँ सुना करते थे। ये घटना आम हो गई जो हमको बहुत चिंतित करती है। थोड़ी-सी बात में हमारे छात्र डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि कमज़ोर लोग हैं, हालात ऐसे बना दिया है कि जो दिखता है वो टिकता है और वही बिकता है। अब दिखने के लिए जो आप कर लें। तो इन अर्थों में प्रेमचंद जी को याद करना, हम दरअसल एक संकल्प लेते हैं उनकी शिक्षाओं को लागू करने के प्रति खुद के जीवन में और समाज के अंदर में। और आज भी अगर प्रेमचंद पढ़े जा रहे हैं, पसंद किए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा समाज अभी भी बचा हुआ है, जिसको हम इन माने विपत्ति की स्थितियों से निकाल के आम आदमी के जीने लायक बना सकते हैं कि आदमी आदमी बने। प्रेमचंद हमारे लिए एक संकल्प है।
अनिल अंशुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद के विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि आज का जो ये युवा पीढ़ी है और हम प्रेमचंद रंगशाला को देख रहे हैं, तो पिछले कई वर्षों से वहाँ पर प्रेमचंद जयंती के अवसर पर कोई समारोह नहीं मनाया जाता सरकार की तरफ से, जबकि हमारे शहर में एक प्रेमचंद रंगशाला है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या सरकार का रवैया साहित्य कला के प्रति किस प्रकार का हो गया है? देखिए, ये बिहार की सरकार हो या केंद्र वाली सरकार, पूरा पाठ्यक्रम ही बनाया जा रहा है, सांस्कृतिक परिवेश और सांस्कृतिक संस्थान ढाला जा चुका है कि आप कुछ भी हो विवेक का सहारा ना लें, आप दिमाग से काम ना लें। प्रेमचंद रंगशाला एक संघर्ष की परिणति थी और ये सबक सत्ता संस्कृति को भली भांति मालूम है कि ये केंद्र अगर फिर से माने हम यहाँ पर आमद रफत किए तो फिर ये वैचारिक संघर्ष का केंद्र बनेगा। इस चुनौती का निस्संदेह हम लोग को जवाब देना चाहिए और तमाम जो अभी भी सामाजिक सरोकार या अपने को प्रतिबद्ध रंगकर्मी या लेखक या रचनाकार कहते हैं, निस्संदेह ये आपने एक सही सवाल उठाया। सरकार अपनी जगह अपना जाने, जो जनता के साथ है, जो प्रेमचंद के वारिस हैं, उन्हें तो करना ही चाहिए और हम लोग अगली बार एकदम बड़ा सा आयोजन और वो आम जन भागीदारी वाला करेंगे ही, ये कमिटमेंट तो लेते हैं। प्रेमचंद को समझने के लिए कई तरह की बातें सबने बताई, सबको भी कई बार मैंने सुना है और यूँ कहूँ कि इनको सुन करके कुछ पढ़ना और बोलना सीखा है, तो ये ज़्यादती नहीं होगी। प्रेमचंद को मैंने सज्जाद ज़हीर की आंख से देखने की कोशिश की। रोशनाई के पेज पर, रोशनाई के सफ़ा पर एक जगह जब प्लेस का जिक्र आता है, अंजुमन तकरीबन मुसन्निफीन का जिक्र आता है, तो सज्जाद ज़हीर लिखते हैं कि हम नौजवान लोग कभी जोश और बलबले में दाईं तरफ चले जाते थे तो कभी बाईं तरफ, और प्रेमचंद ही वो शख्स थे जिन्होंने अपने खुतबे से, अपनी तकरीर से हमें तरक्की पसंद होने का, प्रतिशील होने का मतलब समझाया। मेरा कहना है कि प्रेमचंद के यहाँ सुराज का प्रश्न राष्ट्र की मौलिक आलोचना से बन रहा है। अगर आधुनिक राष्ट्र राज्य पैसे और मजूरी की व्यवस्था का वर्तमान संदर्भ है, आज जिस राष्ट्र राज्य की चर्चा कर रहे हैं वह इतिहास के किसी सनातन रूप का पुनरागमन नहीं है, उसका विस्तार नहीं है, बल्कि इसकी ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल स्पेसिफिसिटी है, जिसको हम लोग पूंजीवादी राज्य सत्ता कहते हैं। तो प्रेमचंद के उपन्यास निरंतर ही जिस स्वराज की आकांक्षा को, जिस सुराज की आकांक्षा को बुन रहे थे अपनी कहानियों में बुन रहे थे, मतलब कि जो यथार्थ के भीतर से उभर रहा था वह एक राष्ट्रोत्तर सुराज का सवाल है। वह केवल दक्षिणपंथी वामपंथी राजसत्ता के प्रश्न तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों के भीतर से झलकने वाला सुराज राष्ट्र मात्र की आलोचना से विकसित होता हुआ एक राष्ट्रोत्तर दुनिया की कल्पना की ओर ले जाता है। इसलिए वह अनभिव्यक्त है, अप्राप्य है, हमेशा ही दबा दी गई संकल्पना की तरह प्रेमचंद के यहाँ है, जो आजादी के बाद हम लगातार देखते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रेमचंद का जिन बातों पर आया भी बेहद जरूरी है उनको बार बार पढ़ना, उससे हमें रास्ता मिलेगा, हौसला मिलेगा, क्योंकि वो जिंदगी के पूरे जीवन संघर्ष से वो महसूस करके शामिल